कहाँ पे लाइव है ये आपके? आपके फेसबुक के सर्जना पेज पर। सर बोलिए। हाँ जी। मैं आपको स्पॉटलाइट। ठीक 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 ठीक, चलिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब। और ये आज इस खुशनुमा महफिल में हम लोग मौजूद हुए हैं कोरोना के इस भ्रामक दौर में। भ्रामक इसलिए कि हमको नहीं मालूम है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या क्या होने वाला है। लेकिन जब तक है हम लोग खुश रहें और खुश करने की कोशिश करें, कुछ नया नया सीखने, समझने, जानने की कोशिश करें, बांटने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में एक हम लोग का एक ग्रुप है, आर्ट डिजाइन टीचर्स फोरम। इसी के आर्ट आर्ट डिजाइन टीचर्स फोरम में हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग जो लॉकडाउन का फायदा उठाएं और इसमें ऑनलाइन जाएं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी योजना बनाई थी कि इस बार गर्मी की छुट्टी में हम लोग इकट्ठा होंगे, कई सारी वर्कशॉप्स करेंगे, जिसमें स्टोरी टेलिंग एक बहुत अहम वर्कशॉप थी जो हम लोग का प्लान था। लेकिन वो ये सब मुनासिब ना हो पाया इस वक्त, इस कारण कोरोना के प्रकोप में। तब ये ऑनलाइन सिलसिला शुरू किया गया और ऑनलाइन हमने सिलसिला शुरू किया है ये आर्ट एंड बियॉन्ड सीरीज के नाम से। और रितिका भगत जो बैठी हुई हैं बेंगलोर से, बेंगलोर से, तो वो हम लोग के साथ साथ हैं। आर्ट थेरेपी पे उन्होंने पहला सेशन लिया था, ये रितिका जी, और बहुत बढ़िया सेशन था। उसके बाद से हम लोगों को थैंक और यू। उत्साह बढ़ता गया। आर्ट थेरेपी के बाद हम लोग आगे बढ़े, हमने डिजिटल आर्ट पे सेशन किया, हमने थेरेपेटिक स्टोरी टेलिंग पे सेशन किया, हमने जो है वाटर कलर्स पे सेशन किया, हमने उसके बाद में स्टॉप मोशन एनिमेशन पे सेशन किया, एक बेसिक फोटोग्राफी जो स्पेशली आर्ट टीचर्स के लिए थी उसके ऊपर सेशन किया। और आज ये हमारा अगला सेशन है आर्ट एंड बियॉन्ड में, जो दास्तान गोई, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, इस पे ये सेशन रखा गया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अनुषा रिजवी जी का कि उनसे एक छोटा सा मैंने उनको मैसेंजर पे मैसेज किया था, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने विद इन 10 मिनट्स एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट। और उसके बाद ही आईनी और नुसरत जिससे हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात मतलब टेलीफोनिक बातचीत हुई, और ये लोग बहुत सहज और सहर्ष तैयार हुई और आज आपके सामने एक आयोजन लेके हम लोग मौजूद हैं। इसके पहले कि मैं आईनी और नुसरत को ये सौंपूं, और मैं पहले आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, नुसरत एंड आईनी, कि आप लोग इस कठिन दौर में यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। दास्तान, मुझसे किसी ने कहा था अभी, थोड़ा सा बताइए वैसे ये पूरा स्टोरी टेलिंग और दास्तान गोई है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में कैसे कैसे दास्तान डेवलप होती गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है खासतौर से कलाकारों के लिए कि हर कलाकृति, हर दिन, हर बात एक दास्तान होती है अपने आप में, और दास्तान के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। वो छोटी सी बात है कि मैं वहां गया, उससे मिला, उससे मिल के आ गया, आपने बोल दिया तो इसमें क्या मजा, उसको ही एक दास्तान के तरीके से भी बयां किया जाए तो उसमें मजा है। यही मजा ये लोग हम लोगों को मुकर्रर कराते हैं, हम लोग को ये मौका मिलता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें इन लोगों से सीखें, सुने, इनके हुनर की दाद दें। तो दास्तान गोई दरअसल एक दास्तान यानी कोई कहानी कहने की कला है, उसके अलग अलग अंदाज हैं। और चूंकि दास्तान गोई नाम, ये उर्दू विशेष रूप से इस पे शामिल है, उर्दू और हिंदी मिली जुली ये कला है इसको कहने की। और ये 2005 में भारत में फिर से शुरू किया महमूद फारूकी साहब ने। उसके बाद से एक दास्तान गोई कलेक्टिव बना है जिसमें ये लोग 5 साल से जुड़ी हुई हैं, नुसरत एंड आईनी, और भी बहुत लोग इसको दास्तान गोई परफॉर्म कर रहे हैं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ इन लोगों से, इसके बाद ये शो हो जाए इसके बाद मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि मुझे भी कुछ सिखाएं, ताकि मैं भी कुछ दास्तान बयां करने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा परिचय इनका, आईनी और नुसरत, नुसरत ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डेवलपमेंट पॉलिसी में। और नुसरत जो इतिहास आपको बताने वाली है, खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास की, हिस्ट्री की स्टूडेंट है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और मुझे दास्तान गोई और इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी यहाँ पे जो फेसबुक पे हैं और जूम पे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों से, इनकी तरफ से मैं गुजारिश करता हूं कि पूरे इनके परफॉर्मेंस के दौरान आप लोग अपने माइक और कैमरे भी बंद करके रखें, इन लोगों को डिस्टरबेंस कम होगा। एक और चीज हम लोग आपसे माफी मांग लेते हैं पहले ही, जिस तरह का हमने ये प्लान किया था दास्तान गोई की, वो दुर्भाग्य से या किसी वजह से
कुछ कोरोना के और प्रकोप प्रभाव बढ़ने से दिल्ली में ये दोनों लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं कुछ, इसलिए एक नया फॉर्मेट डेवलप किया इन लोगों ने। अब वो दरअसल क्या है वो ये खुद ही वो बताएंगे। तो वो जो एक उसका जो रवायती ब्लैक स्क्रीन और क्षमा जलती रहती है, प्याले हैं और जो बहुत खूबसूरत सा समा लगता है, तो वो तो नहीं होगा, लेकिन हम आपको बिल्कुल बाकी दास्तान कोशिश पूरी। करेंगे उसे वो फ्लेवर देने की, वो वीडियो बिल्कुल और बिल्कुल उसके बिल्कुल थ्रू बिल्कुल एक अब हम बिल्कुल इस चीज बिल्कुल में बिल्कुल। भी हैं लेकिन तो वो आपको वो बताया जाएगा, और इसके बाद में ये इन लोगों से अपन वादा लेंगे कि जब सब ठीक होगा तो इनको भोपाल बुला के इनकी लाइव दास्तान हम लोग यहाँ पे भोपाल में आमने सामने रूबरू सुनेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, एंड ओवर टू नुसरत एंड आईनी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साहब। मेरा नाम नुसरत है और मैं पिछले 5 साल से दास्तान गोई कर रही हूँ, और हमारा दिल्ली में एक छोटा सा ग्रुप है दास्तान गोई कलेक्टिव के नाम से, जिसके साथ मैं और रानी जुड़े हुए हैं। और अब करते करते काफ़ी वक्त हो गया, ज़्यादातर दास्तानें हम लोग साथ में ही सुनाते हैं, और ये शुरू हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब से। इनको लगा दो। go on now. जी Please unmute yourself. I put everyone on mute. हाँ, अब आवाज़ आ रही है हमारी? आ रही है, आ रही है। तो मेरा नाम नुसरत है। मैं दास्तान गोई कलेक्टिव एक छोटा सा हमारा ग्रुप है दिल्ली में, उसके साथ जुड़ी हुई हूँ, और हम और एनी साथ में पिछले 5 साल से दास्तान गोई कर रहे हैं, और काफ़ी दिलचस्प सफ़र रहा है हम लोगों का दास्तान गोई का। तो हम आपसे वही कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं, और दास्तान गोई क्या है, ये फ़न क्या है, इसके बारे में हम आपको आज बताना चाहेंगे। और एनी भी अपना छोटा सा आपको परिचय दे देंगी कि क्या बैकग्राउंड है एनी का। मेरा नाम एनी है, मैं और नुसरत साथ में ही दास्तान गोई करते हैं। हम लोग साथ में कॉलेज में थे तो साथ में ये भी करने लगे, और मैं भी हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो दास्तान गोई से एक ज़्यादा मतलब दास्तान गोई वो मुझे मेरे साथ कई सारे इंटरेस्ट को साथ में लाता है। हिस्ट्री है, उर्दू है, थिएटर है, तो इतने मल्टीपल इंटरेस्ट को साथ में लाने का ज़रिया बना। तो अभी हम आपको जो है एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और साथ में हम पीछे बात करते रहेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे। Ritika, if you can give me the permission to share my screen. Ritika, you better make Nusrat host. You are the host now. जी, Okay, perfect. Thank you. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम आपको पहले दास्तान गोई क्या है, उसका इतिहास कैसा रहा है। आप में से कुछ होंगे जिन्होंने दास्तान गोई पहले देखी होगी, पर जिन्होंने नहीं देखा उन्हें हम बताना चाहते हैं। तो दास्तान गोई जो है वो फारसी लफ्ज से बना है। दास्तान और गोई 2 अल्फाज से जोड़ के बना है। दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना, और ये हमारे ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है, यानी ज़बानी फैला है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसे जो ताकत मिली है वो ज़बान के ज़रिए से मिली है। लोगों ने हर पीढ़ी में इससे नई ज़िंदगी दी, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी कहानियाँ, अपने कल्चर से उसको रिच करते हुए इसे आगे बढ़ाया है। तो ये 8वीं सेंचुरी में शुरू हुई। सैकड़ों दास्तानें लिखी गई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई दास्तान है वो है दास्तान अमीर हमज़ा की। तो इस दास्तान की कहानी जो है वो शुरू होती है नौशेरवान से।
नौशेरवान जो है वो उस वक्त के एक बहुत बड़े राजा थे और वो ईरान में थे। नौशेरवान ने सपना देखा, एक ख्वाब देखा, और वो उन्हें समझ में नहीं आया क्या देखा, तो उन्होंने अपने वजीर को बुलाया, उसको ये अपना सपना बताया। तो उस वजीर से पूछा कि भाई इस सपने का मतलब बताओ। तो जब वजीर ने सुना वो बहुत परेशान हो गया और उसने कहा इसका मतलब ये है कि आपकी जो बादशाहत है, आपका जो राजपाट है वो खतरे में है। नौशेरवान परेशान। तो नौशेरवान ने पूछा भाई अब इसका हल बताओ। तो उसने कहा इसका हल बस एक है कि मक्का में अरब में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, वो आपकी बादशाहत बचा सकते हैं। तो उसने अपने बेहद ही वफादार 2 वजीरों को सीधा अरब भेजा, और जब वो वहाँ गया तो वो छोटे छोटे बच्चे नए पैदा हुए बच्चों से मिलने लगा। सब लोग अपने बच्चे उसको लाके मिलाने लगे, कोई वो बच्चा नहीं था। फिर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो काबा के कीपर थे, काबा के रखवाले थे, वो अपना बच्चा लाए अमीर हमजा। और जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को देखा उसने कहा ये है अमीर हमजा, ये है सच्चाई का, नेकी का सिंबल, और ये हमारी वो बचाएगा। लेकिन इसके साथ उसका एक दोस्त भी है, उसे भी ढूंढना है। तो अब उस दूसरे दोस्त की तलाश शुरू हुई, सब फिर अपना बच्चा लाते गए। तो वहीं अरब में एक ऊंट चराने वाला था, बहुत लालची। अब उसे पता चला कि कोई ईरान से आया है और वो लोगों को हीरे जवाहरात से लद रहा है, और उसकी बीवी जो है उसको वो भी प्रेग्नेंट थी। तो अपनी बीवी के पास गया और गुस्सा होने लगा कि तुम किसी काम की नहीं हो, देखो हमारे पास अगर हमारा बच्चा होता तो हम उसे ले जाते, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती। तो वो अपनी बीवी को डांटता रहा कि बेचारी बीवी इतना परेशान हो गई कि उसने फौरन वहीं बच्चा पैदा कर दिया। तो वो फौरन उस बच्चे को उठा के उस वजीर के पास ले गया। अब वजीर ने वो बच्चा उठाया तो उसने कहा यही है अमर अय्यार, अमीर हमजा का साथी, अमीर हमजा का वफादार दोस्त। तो उसने वो बच्चा जो है अपने साथी वजीर को दिया। तो अमीर हमजा फिर उसने एकदम से उसे ख्याल आया कि उसकी जो अंगूठी थी वो गायब है। तो उसने बहुत ढूंढा कि भाई वो हमारी हीरे की लदी हुई अंगूठी वो कहाँ गई। कि तभी उसने देखा कि अमर अय्यार वो जो छोटा सा बच्चा है उसका गाल मोटा हुआ है, जैसे कुछ रसगुल्ला रखा हो। जब वो अंदर देखा तो वो अंगूठी भाई साहब अपने मुंह में ले चुके थे। तो यही था, अमीर हमजा अपनी नेकी के लिए जाने जाते थे और अमर अय्यार अपनी अमीर हमजा अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, तो अमर अय्यार अपनी चालबाजी के लिए। तो यहाँ से शुरू हुई ये कहानी अमीर हमजा और उसके दोस्त अमर अय्यार की है, जो वो दुनिया भर ट्रैवल करते हुए अपनी राइचियसनेस एस्टैब्लिश करते हुए दुनिया को ईवल से बचाते हुए दुनिया भर घूमे। तो इसी तरह से ये कहानियां बढ़ती रहीं, बनती रहीं, और इसके 2 बेसिक थीम थे, रज़्म और बज़्म, लव एंड वॉर। क्या लव एंड वॉर? जी, रज़्म एंड बज़्म। तो ये कहानियां जो थी वो धीरे धीरे दुनिया भर में फैलने लगी। अमीर हमजा की दास्तानें, ये दास्तान गोई का जो फन था धीरे धीरे वो और हिस्सों में पहुंचने लगा। तो हालांकि ये शुरू हुआ था अरब में 8th सेंचुरी में, पर और उस वक्त जब दास्तानें सुनाई जाती थी तो उसकी जो ज़बान थी, जो बेस लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो अरबिक हुआ करती थी। फिर वो धीरे धीरे चलते हुए पर्शिया पहुंची, और वहाँ पे इसकी ज़बान क्योंकि लोकल कल्चर्स के साथ मिंगल हो रही थी और लोकल कल्चर्स इम्बाइब कर रही थी, इसलिए वो फ़ारसी हो गई। और फिर फाइनली हिंदुस्तान पहुंची 16वीं सदी में। और जब 16वीं सदी में दास्तान गोई का ये फ़न हिंदुस्तान पहुंचा तो उस वक्त यहाँ बादशाह अकबर की हुकूमत थी, और बादशाह अकबर जो थे वो इस फ़न को बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि वो खुद भी कभी कभी दास्तान सुनाया करते थे। तो उन्होंने इसको बहुत बढ़ावा दिया गया, और धीरे धीरे दास्तान गोई जो है वो सिर्फ कोर्ट्स में राजाओं के सामने नहीं बल्कि स्ट्रीट्स पे आम आदमियों के सामने पॉपुलर कल्चर में मिंगल हो गया, और वो
अपनी उरूज पे पहुंचना शुरू हो गया। और जब वो हिंदुस्तान आया तो बहुत सारे और ओरल ट्रेडिशंस थे हिंदुस्तान में जो थे, और उसके साथ भी वो इंटरैक्ट करने लगा और उसके अंदर दो और एलिमेंट्स जुड़ गए। एक था तिलिस्म, जो होती है जादुई दुनिया, जिसे इंग्लिश में हम फैंटेसी बोलते हैं, और दूसरी थी अय्यारी यानी चालाकी, ट्रिक्स्ट्री। वो एक प्रोफेशन की तरह इमर्ज हो गया। तो जहाँ रज्म और बज्म विच इज लव एंड वॉर थे, साथ में उसके आ गए तिलिस्म और अय्यारी। तो इस तरह से दास्तान वो अपने ज़बानी फ़न का इस्तेमाल करके अलग अलग तिलिस्म बनाया करते थे, जिसमें अय्यार जो थे, जो अय्यारी करते थे, चालबाजी करते थे, ट्रिक्स्ट्री करते थे, और वो मुकाबला करते थे साहिर यानी जादूगरों से, जो हर तरह की ईविल प्रैक्टिसेस को, ईविल करप्शन, जैसे करप्शन हो गया, धोखेबाजी हो गई, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते थे, उनका मुकाबला करते थे। तो एक तरफ थे अय्यार, जो अमीर हमजा, अमर अय्यार और उनकी टीम थी, और दूसरी तरफ थे साहिर यानी जादूगर। इनका मुकाबला होता था तिलिस्म में, जो थी जादुई दुनिया। अब ये पूरा फन जो है हमजा नामा में बादशाह अकबर ने किसी तरह इसे कैप्चर करने की कोशिश की, और उन्होंने ये बड़ा सा प्रोजेक्ट कमीशन किया, जिसमें तमाम पेंटिंग्स बनाई गई हमजा नामा और अमीर हमजा के कारनामों की। और ये लगभग 1400 पेंटिंग्स थी, जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग से बहुत हट के हैं। मतलब वो बहुत बड़ी थी साइज में, क्लॉथ पे की जाती थी, कैनवस बेसिकली। और जैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, एक सैंपल है वहाँ अमीर हमजा की दास्तान का, हमजा नामा से। ये बहुत अलग दिखती थी हमारी आम दुनिया से, हमारी आम जिंदगी से, बहुत विविड होती थी, अलग अलग कलर्स का यूज़ होता था। और उस ये जो टास्क था, ये एक कोई आर्टिस्ट या एक कोई पेंटर ने नहीं पेंट किया, ये अलग अलग पेंटर्स मिल करके पेंट करते थे। तो कोई अगर किसी का सर पेंट कर रहा है, तो दूसरा पेंटर होता था जो उसकी डिटेलिंग करते थे, और उसके बाद उसके अंदर कलर्स भरते थे। इस तरह से ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जो हमजा नामा पे कमीशन किया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात दास्तान गोई से रिलेटेड ये है कि ये फन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और कहीं खो ना जाए, और इसको प्रिजर्व करने के लिए मुंशी नवल किशोर ने एक उठाया कि वो इन सारी दास्तानों को लिख करके, उन्हें प्रिंट करके, उन्हें पब्लिश करेंगे। और ये जब वो दास्ताने प्रोसेस, उन्होंने दास्तानें इकट्ठा करने का, दास्तानों को इकट्ठा करने का शुरू किया, तो उन्होंने तमाम दास्तानों को अलग अलग जगहों से, दिल्ली से, दक्कन से, लखनऊ से जमा किया, और उनके ज़रिए स्क्राइब्स के थ्रू उन्होंने इन दास्तानों को लिखवाना शुरू किया। और फिर 29 साल बाद जब ये दास्तानें फाइनली लिखा गई, तो वो 46 जिल्दों में, वॉल्यूम्स में जाकर के बनी। और वो एक वॉल्यूम जो थी लगभग 1000 पेजेस की थी। तो ये एक बहुत ही अहम स्टेप था दास्तानों को, दास्तान गोई को बचाने का, और इसमें तिलिस्म होशरुबा की दास्तानी थी। दास्तान गोई अपने पीक पे 100s में पहुंचा। मीर बाकर अली हमारे मुल्क के जो सबसे बड़े दास्तान गो थे, जो कई कई दिनों तक दास्तान गोई किया करते थे, और लोग उन्हें बैठ करके सुकून से, चैन से सुना भी करते थे। पर ना अब वो लोग बचे जो उस तरह से दास्तान सुना सके कई कई दिनों तक, ना वो उस तरह की ऑडियंस बची है जो बहुत देर तक सुन सके कॉन्सेंट्रेशन से। तो मीर बाकर अली जो थे, उनका एक किस्सा है छोटा सा जो बहुत मशहूर है, कि मीर बाकर अली एक बार दास्तान सुना रहे थे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके, और वो कई दिनों से दास्तान सुना रहे थे, और उस दास्तान में एक लड़की की शादी हो रही। तो उनको बीच में कुछ काम आ गया, जिसकी वजह से उन्हें दास्तान रोक के जाना पड़ा। पर ऐसे दास्तान गोई की महफिल छोड़ के वो जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने शागिर्द को बुलाया और उनसे कहा कि आप आगे की दास्तान सुनाइए, लेकिन ध्यान रहे जिस मुकाम पे वो दास्तान को छोड़ के जा रहे हैं, यानी जहाँ वो छोड़ के जा रहे थे उस लड़की की शादी होने वाली थी, बारात उसके दरवाजे तक पहुंच गई थी, वो दास्तान वहीं रुकी रहनी चाहिए, आप दास्तान सुनाइए पर वो आगे ना बढ़े।
ये कह के वो चले गए। कुछ 20-25 दिन के बाद जब वो वापस आए तो वो देखते हैं कि उनके शागिर्द अभी भी वो दास्तान सुना रही हैं, और वो जहाँ उस दास्तान को छोड़ के गए थे वो दास्तान वहीं पे अभी भी रुकी हुई है। उस लड़की की शादी नहीं हुई है। उन्होंने उतने दिनों तक सिर्फ उस बारात का डिस्क्रिप्शन इतनी खूबसूरती से बयान किया था कि वो घोड़ा ऐसा था, उनकी शेरवानी ऐसी थी, उनकी टोपी ऐसी थी, उनकी पगड़ी ऐसी थी, और लोग उन्हें बैठे सुन रहे थे। फाइनली जब मीर बाकर अली साहब वापस आए तब जाकर के दास्तान आगे बढ़ी और उस लड़की की शादी हुई और वो बारात आगे जा सकी। तो ये उस ज़माने का फ़न हुआ करता था कि जिस तरह से दास्तानें बयान की जाती थी, जिस तरह से लोग उसे सुना करते थे, वो वाकई ऐसी चीज़ थी जो मतलब आम जिंदगी में हम लोग नहीं इस तरह से चीज़ें देख सकते। तो हमारे पास एक छोटा सा क्लिप है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे रिवायती दास्तानों में से। रिवायती दास्तानें हम ज़्यादातर अमीर हमज़ा की दास्तानों को रेफ़र करते हैं जब हम रिवायती दास्तानें, ट्रेडिशनल दास्तानें जिसे हम कहते हैं, और ये पुराने दास्तानगों की लिखी हुई दास्तानें हैं। मतलब we have been able to recover those dastans that were written by, that were compiled by the earlier दास्तानगों। तो वो अमीर हमज़ा का ये वो है। तो ये जो हम आपको दास्तान की छोटी सी क्लिप दिखा रहे हैं, इस दास्तान में साहिर और अय्यारों का आमना सामना होता है। एक साहिर जो है अमर अय्यार को गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें लेकर के जा रहा होता है। दूर से एक और अय्यार देखता है कि अरे हमारे उस्ताद तो गिरफ्तार हो गए हैं, उन्हें कोई साहिर जादूगर पकड़ के ले जा रहा है, इनको कैसे छुड़ाया जाए। तो बर्क फिरंगी जो दूसरा अय्यार होता है वो कुछ तरकीब लगाता है और वो सोचता है कि किस तरह से चालाकी करके वो अपने उस्ताद को इस जादूगर के चुंगल से बचाए। तो ये हमारे दो साथी हैं, राना और राजेश, जो ये दास्तान सुना रहे हैं। राजेश हम 5 साल से जुड़े हैं, लेकिन वो 10 साल से ये इस फन के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सीनियर मेंबर्स हैं और वो एक्टर्स भी हैं। उनका एक क्लिप आपको नुसरत ऑडियो अलाउ करो। Sorry, I'll just share the sound. अय्यार तो हर तरफ फैले हैं और दम बदम मकाम के बुलंद पर जाकर एक दूसरे का हाथ मेरा रखते हैं। उनमें से एक पर देखा दूर से कि एक साहिब दो अय्यारों को गिरफ्तार किया और ये देखकर पहाड़ की डर में बैठकर लहंगा फरिया और सब सारे अय्यार किस्मत से दिखाकर अपनी सूरत एक सली मही जमाल की बनाई। हाथ पांव महावर से रंगे, गोर छल्ले पहने, लहंगा गिरगाम का पहना, चुनरी सुर्ख रंगी हुई, सिंदूर मांग में भरा, पट्टियां पार के काजल आंखों में लगाया, झुमके और मुर्गियां कानों में पहनी, हाथों में पहुंचियां और पाँव में कड़े और 10 पैर की कुंडियों में पहनकर बेहोशी मिली शराब की बोतल हाथ में लेकर ऐसी सूरत बदली कि जैसे तलवारें निकली शराब बेचने वाली। मगर वो खुशहाल रंगों रूप में अय्यारी से दुरुस्त किया कि सुंदर रूप स्वरूप भांगिनी यूं लुचके जिसे आंखों में लीजे, जो मोर सुजीवन के संग दिखे दुखी छब दिखे ही छजे, पान खवार बात ऊसा रस चाहे तो चंद्र को न दीजे, अटुक और बनाओ बने ना बने ठग बैठे मुख को देखा ही कीजिए। और हाजिर वो दिल फरेब घूंघट निकाले अकेलियां करती तरफ आजक काबू के चली। इस तरह से वो अचपरी आती थी, इस तरह से वो अचपरी आती थी, कयामत जेलों में चली आती थी। आजर जादू के सामने से वो दिखाई महमारा, उसमें शोखी और नाजुक अदा भरी है, रश्क दे
जोर परी है, मस्ताना चाल चलती, दिले आशिक को पांव से मत्ती चली जाती है नाम खुदा अदा चले को जोर तमाशा, ये आपकी रंगत का ऐसी खबर गैर खबर और झुमगड़ा, और उस पे मलाहत जादू है निगर, छब है गजब, नूर है मुखड़ा, और कद है कयामत, कारत करे दी बोबते काफिर है सराबा, अल्लाह की कुदरत। देखते ही आकर जादू को खाया रुका और कहा, भी तलवारे जरा इधर आओ, थोड़ी शराब पी जाओ। उस नाज़रीन ने जरा सा मुंह पर फटाकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, ये शराब बिकाऊ नहीं था। जादू ने उसके रूखे सेवा को देखा तो अपना होश खोया, उसके करीब गया और कहा, कहाँ जाती हो? जहाँ मेरा जी जाने, तुम पूछने वाले कौन? दिल्ली पुलिस हो क्या? आयशा ने देखा कि ये हंस हंस कर बातें करती है, मालूम होता है कि नाज़रीन है, ये समझकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या करते हो? कोई आ जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊं, तुम्हारा तो कुछ ना जाएगा। अरे हम तुम चलकर जरा सामने किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, थोड़ी शराब पिए, दो बातें करें, फिर चली जाना। इतनी जल्दी क्या है? हमारे तुम्हारे मुलाकात हो जाएगी। जो कुछ कमाऊंगा तुम्हें दूंगा, हमेशा तुम्हारी अताअत करूंगा। तो ये एक छोटा सा टिप था ट्रेडिशनल दास्तान में। आप उसमें ज़बान नोटिस कर सकते हैं कि किस तरह की है, और जो अंदाज है बयान करने का और जो सेटअप है वो आपको समझ में आ रहा होगा। जी, आप में से कई लोगों ने लिखा है कि आवाज़ आपको साफ नहीं आ रही है। हम आपको इसके आखिर में इनकी लिंक भेज देंगे इन वीडियोस के, तो आप ज़्यादा क्लियरली खुद भी देख सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की थी कि हो पाए आप साफ वाला देख पाएँ, लेकिन हम आपको इनमें भेज देंगे। तो अगर आप इसमें नोटिस करें कि तख़त है सफ़ेद, ये एक पूरा एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की है, वो रिवाइवल से आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये जो फन एक वक्त तक इतना पॉपुलर था, इतना उसकी पहुंच थी, लोग सुनते थे, वो मीर बाकर अली के इंतकाल के बाद उस दौर में कहीं ख़त्म हो गया, और उसकी बहुत वजह रही। उसमें से ये वजह थी कि वो उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और वो जो हैं इंडियन कल्चर को भी इंटेरोगेट करना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, और वो अपने नज़रिए से एक यूरोसेंट्रिक नज़र से हिंदुस्तानी अदब तहजीब को देख रहे थे। तो उनके पैमाने में फिट नहीं हुआ, वो यूरोसेंट्रिक पैमाना लाए थे, तो उसको वल्गर कहने लगे। उस तरह से उनकी तहजीब की नज़र से ही क्योंकि देख रहे थे। तो और हमारे उर्दू दा जो थे, हमारे लिटरेचर के लोग, हम लोगों ने भी उनके क्रिटिक को अपना लिया, और हम खुद अपने कल्चर को, अपने अदब को हमने डिसोन कर दिया। और ये वजह रही। उसके साथ साथ वो वक्त था कि नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, फिल्म्स आ गई, प्रिंट आ गया, तो एक ऐसा फन जो इतने हाइट पर था, लोग सुनते थे कोर्ट से लेके जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, जिसका इतना वाइड रीच था, वो कहीं हो गया। और लगभग 100 साल, उससे भी ऊपर शायद, लगे इस फन को फिर से किसी को देखने में, और वो उसका पूरा क्रेडिट जाता है उर्दू के बहुत बड़े क्रिटिक हैं शमसुर रहमान फारूकी साहब। उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च किया, उन्होंने 2 किताबें भी लिखी, और फिर महमूद फारूकी साहब और अनुषा रिजवी जी ने मिलकर के
मिलकर के मतलब है ना, विश्वास ना हो रहा, कति भी विश्वास ना हो रहा। एक टाइम पे इरफान खान को तो चलो वो तो ये देखिए, हेलो फर्क ना पड़ो। तो म्यूट कर दीजिए। ये आप लोग मेहरबानी करके अपने माइक बंद कर दीजिए प्लीज, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है पूरा। मेहरबानी करके माइक बंद कर दीजिए। नुसरत, आप इसको म्यूट कर सकते हैं। आप पार्टिसिपेंट पे जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा म्यूट ऑल, उसको क्लिक कर दीजिए। गॉट इट? ओके, सो आप कर सकते हैं वहीं से बैठकर। जी, तो ये फन जो था, जैसा हम बता रहे थे कि लगभग 100 साल हो गए थे और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर फाइनली शमसुर रहमान फारूकी साहब और महमूद फारूकी सर ने और अनुषा मैम ने इसे फिर से ज़िंदा करने का पूरा प्रोसेस शुरू किया। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात ये है कि जब उन्होंने ये पूरा रिवाइवल का प्रोसेस शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई सोर्स था जिससे वो डिपेंड कर सकते थे, जिसमें वो देख सकते थे कि पुराने दास्तान को कैसे परफॉर्म करते हैं। वो 2 लोग बैठते हैं या एक बैठते हैं, क्या सेटअप हुआ करता था, क्या पहनते थे, ऐसा कोई चीज़ उनके पास किसी भी तरह का सोर्स अवेलेबल नहीं था। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी जो 3 मिनट की थी, मीर बाकर अली साहब की, वो BBC में एक रिकॉर्डिंग की थी, बस वो अवेलेबल था, जिससे अंदाज़ पता चल रहा था और कंटेंट कितना रिच था वो पता चल रहा था, ज़बान का थोड़ा आइडिया मिल रहा था। तो उसके बेसिस पर बहुत रिसर्च करने के बाद महमूद फारूकी साहब और अनुषा रिजवी जी ने इसे फिर से ज़िंदा किया और फाइनली 2005 में पहला शो दास्तान गोई का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में हुआ। हर चीज़ फिर से डिज़ाइन करनी पड़ी, कॉस्ट्यूम्स। आप अगर हम आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे, उसमें आप हमारी कॉस्ट्यूम देखेंगे, उसमें 2 पल्ली टोपी लगाते हैं और चौड़े पैजामे पहनते हैं, कटोरे से पानी पीते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के कि वो उस ज़माने का जो ऑरा था, उसके ट्रेडिशंस थे, उस ज़माने की जो फील थी, वो पूरी रिक्रिएट हो सके। 2 लोग दास्तानें सुनाएंगे ताकि वो एनर्जी लेवल मेंटेन हो सके, और वो किस ज़बान में सुनाएंगे, वो सब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जा कर के फाइनली पहला शो तैयार हुआ, जो काफ़ी सराहाया गया। और उसके बाद से तो इस फ़न को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी सारी दास्तानें लिखी जा चुकी हैं, जिन्हें हम गैर रिवायती दास्तानें, कंटेम्प्रेरी दास्तानें कहते हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पे वो होती, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फोक कल्चर, फोकलोर्स, मिला जुला करके इन सब का एक मेल बना के, पोइट्री जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है अब दास्तान गोई का, इन सबको मिला करके फिर दास्तानें बनती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दास्तानें लिखी हैं। दास्तान सेडिशन है, दास्तान तकसीम हिंद है जो पार्टीशन पे है, सादत हसन मंटो की लाइफ के ऊपर मंटोयत। हाल ही में महमूद सर ने दास्तान कर्न अज़ महाभारत लिखी है, और फोक टेल से हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो दास्तान चौबोली विजय दानबेठा की बहुत मशहूर एक कहानी है जो उन्होंने इकट्ठा की थी, उस पर एक दास्तान बनाई गई है, जो मैं आपको एनी के साथ एक उसकी छोटी सी झलक देना चाहूँगी। वो पूरा रिक्रिएट नहीं कर सकते हम जैसा हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, पर आपको तभी एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है। तो हाज़रीन, पेश है दास्ताने चौबोली। रिमूव द स्क्रीन। तो ये दास्तान शुरू होती है राजस्थान के एक बहुत बड़े ठिकाने के एक बहुत बड़े ठाकुर सा से, जिनकी अपने ठिकाने पर बहुत बड़ी हुकूमत थी। ठाकुर सा अपने जमाने के तीरंदाज, निशानेबाज, योद्धा, पराक्रमी मशहूर थे और बिला नागा तीरंदाजी की मशक किया करते थे। और वो इस तरह कि रोज सुबह उठकर नहा धोकर अपनी ठकुराइन का हाथ पकड़कर ले जाते थे छत पे और उन्हें खड़ा करते थे एक तरफ, फिर 108 कदम दूर गिनकर खुद खड़े होते थे और तीर जो कमान से छोड़ते थे
तो वो तीर जन जन दन दन करता हुआ ठकुराइन की नथ के आर पार हो जाता। अजी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 108 तीर जन जन दन दन करते हुए ठकुराइन की नथ के आर पार हो जाते और हर तीर के साथ ठकुराइन मौत को आते और गुजरते देखा करते। अब साहब डर और चिंता, गम और परेशानी सब अनाजों पर भारी है। ठकुराइन बेचारी दिन ब दिन घुलती जाती, गोरा रंग झुलस के काला पड़ गया, दाना पानी तक जिस्म को लगना बंद हो गया कि हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मगर ये रोज का 108 बार मरना कौन बर्दाश्त कर सकता था भला। ऐसा नहीं है कि ठकुराइन सा ने अपने दिल की बात ठाकुर सा से कहने की कोशिश न की हो, पर ठाकुर सा का कद इतना बुलंद बाला था कि ठकुराइन सा की बात उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं थी। अच्छा आधा एक बार अगर पहुंच भी जाती थी तो भमक के कहते थे, क्या बात कर रही हो, तुम्हारे कहने से हम अपनी रोज की मश छोड़ दें। अरे वो आदमी ही क्या जो अपनी बीवी के कहने पे चले, वो मर्द नहीं, वो तो मईयों के बैंगन का भरता है। इस पे ठकुराइन सा कहती, जी हुजूर इतनी अदना सी हूँ, आपके रोज के मश्क के काबिल ही नहीं हूँ। इस पे ठाकुर सा कहते, हम इतने बड़े ठिकाने के ठाकुर हैं, तुम हमारी ठकुराइन हो, तुम अदना कैसे हो सकती हो। ये कहकर जोर जोर के ठहाके लगाते और अपनी खुशी की आवाज सुनकर हंसते रहते। ये सच भी है। लेकिन एक दिन ये हुआ कि ठिकाने की मैनेजर की भतीजी ठकुराइन सा से मिलने आई। अब जब ठकुराइन सा का कुमलाया हुआ चेहरा देखा तो कहा, हाय जीजी ये तुम्हें क्या हो गया है, इतनी कमजोर हो गई हो, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, कुछ तो कहो, कुछ तो मुंह से फूटो। पहले तो ठकुराइन सा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब भतीजी का इसरार बरकरार रहा तो उन्होंने अपने नथ से 108 बार तीर निकालने की सारी रुदाद उसे बयान कर दी। इस पे भतीजी ने कहा, अरे जीजी अगर मेरा शौहर ना मेरी नथ से 108 बार तीर निकाले ना, मैं तो उसे घोड़े का छारा खिलवाऊं, अपने पैर का धुवन पानी पिलवाऊं, उसकी मुश्के कसवा के मसैरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगवाऊं। ये बात ठकुराइन सा के दिल में तीर से जाके लगी, लेकिन उनकी क्या मजाल के ठाकुर सा से कुछ कह पाए। अब उनकी किस्मत में तो यही था कि घूंघट काढ़ के चुपचाप अपने शौहर के पीछे पीछे चले। तो ये एक छोटी सी झलकी है, ये लंबी दास्तान है, उसका एक छोटा सा आपको फ्लेवर देने के लिए ये था। तो दास्तान गोई का फन जो है हम लोग, ताकि वो अब पिकअप करे और जिंदा रहे और उसके साथ वो ना हो जो पहले हुआ था, इसलिए उसे हम लोगों ने बच्चों के साथ भी मिंगल करने की कोशिश की है, बच्चों को भी इसका एक जायका देने का सोचा है। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए ख़ास करके दास्तानें तैयार की। दास्तान एलिस की जो एलिस इन वंडरलैंड से अडेप्टेड है, और दास्तान लिटिल प्रिंस की। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करते हैं स्कूल में टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कि वो दास्तान गोई पर वो स्टोरी टेलिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं टीचिंग में। तो आप अगर एनी एक छोटी सी एलिस की भी झलक दे दें। हाँ, बट मैं बस चौबोली का ये बताना चाहती हूँ कि वो चौबोली का फिर वो पूरी दास्तान उसका वो ट्रेस करती है कि अब उसका क्या होता है, उस ठाकुर का जो अपनी बीवी के नथ से तीर निकालता है। तो ये पूरी दास्तान है, उसका बस छोटा सा हिस्सा हमने आपको वो बताया था। अभी हम एलिस से पेश करना चाहेंगे। एलिस इन वंडरलैंड का अडेप्टेशन है उर्दू में दास्तान के फॉर्म में। नाजरीन पेश है दास्तान एलिस की। एलिस प्यारी एलिस, 36 नखरों वाली एलिस, स्कूल किताबें पापा की डांटें, बुढ़े दिन और गुमसुम रातें, अपने घर को छोड़ के एलिस, नींद निगोड़ी तोड़ के एलिस, सारे ताले खोल के एलिस, सबको टाटा बोल के एलिस,
रोलम पोलम गिरती एलिस, हाय रे दैया करती एलिस, उल्टी पुल्टी नगरी देखी, गप्पे मोटी तगड़ी देखी, चुहिया से एक सुनी कहानी, काट की रानी आंसू का पानी, बगड़म का छाता अगड़म का डंडा, दीवार पे बैठा नक चढ़ा अंडा, एलिस ने वो कुश्ती देखी, शेर की धींगा मुश्ती देखी, सब कुछ ओखर पोखर देखा, घोड़े पे बैठा जोकर देखा, आधे दिन का राज देखा, सर पे अपने ताज देखा, एलिस ने बस एक पहर में ना ही कल आज देखा। तो एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी, नाम था उसका एलिस। भोपाल में रहती थी। उसके घर में उसकी मम्मी थी, पापा थे, एक बड़ी बहन थी और एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बिल्ली थी, नाम था उसका किटी। एक दिन एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ पार्क में खेलने के लिए गई। अब एलिस की जो बड़ी बहन है ना, वो बड़ी पढ़ाकू किस्म की है। अब वो पार्क में भी किताब खोल के बैठ गई। एलिस ने सोचा जरा देखूं तो मेरी बहन कौन सी किताब पढ़ रही है। एलिस ने नजर जो डाली तो उस किताब में एक भी तस्वीर नहीं थी। बताओ, एक भी पिक्चर नहीं। एलिस ने कहा, छी, ये भी कोई किताब हुई भला। फिर एलिस वापस आके अपनी किटी के साथ चेस खेलने लगी कि अचानक उसकी नजर एक खरगोश की तरफ गई। अजीब सा खरगोश था, गुलाबी आंखें, फुदक मटक करता हुआ चल रहा था। एलिस उसकी तरफ खींचती चली गई और जब उसने करीब से देखा तो पता है उस खरगोश ने ना कोट और पैंट पहने हुआ था। एलिस हैरान, खरगोश जो कोट और पैंट पहनता है। कि तभी उस खरगोश ने अपनी कोट की जेब से घड़ी निकाली, टाइम देखा और कहा, अरे बाप रे बाप, बहुत देर हो गई, बहुत डांट पिटेगी। एलिस हैरान, अरे खरगोश जो टाइम देखता है, अरे खरगोश जो बात करता है। जब एलिस से रहा नहीं गया कि वो फटाक से उठी और खरगोश के पीछे भागने लगी। खरगोश आगे आके फुदक मटक, एलिस पीछे पीछे जन जन दन 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 की तभी वो खरगोश बिल में कूदा और गायब। एलिस ने जैसे ही उस बिल में देखा तो उसे नजर आई एक पिशाच शतरंज की। इतना बड़ा चेस बोर्ड। एलिस का दिल उस चेस बोर्ड पे खेलने का करने लगा क्योंकि उसे चेस तो बहुत पसंद था। और वो जब अपने छोटे से चेस बोर्ड पे खेलती है तो उसे इतना मजा आता है, तो उसने सोचा अगर वो इस बड़े से चेस बोर्ड पे खेलेगी तो उसे कितना मजा आएगा। ये सोच कर उसने आओ देखा न ताओ और बिल में कूद पड़ी। और जैसे ही वो उस बिल में कूदी, वो बिल एक सुरंग में तब्दील हो गई और एलिस उसमें गिरती चली गई और नीचे और नीचे और नीचे। कि तभी एलिस को लगा कि वो तो बहुत देर से गिर रही है और बहुत धीरे धीरे गिर रही है, क्योंकि उसे आसपास का सब कुछ एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। वहां दीवारों पर जा बजा किताबों की अलमारियां बनी हुई थी। अब एलिस ने सोचा चलो एक किताब उठाकर देखें। उसने जो किताब उठाई उसे खोला तो पाया वो थी उसके स्कूल की होमवर्क की कॉपी। यहाँ एलिस ने उसे वही बंद किया, फेंका और फिर से फिसलने लगी और नीचे और नीचे और नीचे। अरे वो गिरती ही चली जा रही है, गिरती ही चली जा रही है। गिरते 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 धप से आवाज आई और एलिस गिरी एक भूसे के ढेर पर। अब चूंकि भूसे का ढेर सूखी घास का बना होता है तो एलिस को चोट तो नहीं आई, अलबत्ता उसके कपड़े जरूर खराब हो गए। एलिस अपने कपड़े झाड़ती हुई उठी और उसने इधर उधर नजर जो दौड़ाई तो उसने पाया वो है एक बड़े से कमरे में, जिसके हर तरफ है शीशे के दरवाजे और उसके पार उसे नजर आ रही है एक नई दुनिया। तो एलिस उस दुनिया में गई, उसने क्या किया वो आपको पूरी दास्तान में सुनने को आपको मौका मिलेगा। बताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। तो ये एलिस की एक छोटी सी झलक थी जो हम लोगों ने आपको दिखाई। इस तरह से हम लोग बच्चों के साथ भी दास्तान गोई को लेके एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस आपको प्रेजेंटेशन पे ले जाना चाहती हूँ जी। तो
काफ़ी कमाल की बात है कि दास्तान गोई के इस रिवाइवल को 15 साल हो गए हैं इस साल। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से हमारे काफ़ी सारे जो हम लोगों ने प्लान किए हुए थे कि इसको किस तरह से अलग अलग शहरों में ले जा कर के लोगों तक पहुंचाएंगे, वो थोड़ा भी हॉल्ट हो गया है। पर हमारे ग्रुप में लगभग 15 लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग सिर्फ एज परफॉर्मर्स दास्तानें नहीं सुनाते हैं बल्कि दास्तानें लिखते भी हैं। हमारी ग्रुप की एक और बहुत वेटरन दास्तान वो है पूनम गिरधानी। उन्होंने हाल ही में दास्तान इरफान बुद्ध लिखी है जो बुद्धा की लाइफ के ऊपर है और जातकाज और अलग अलग तेरीगाठा अलग अलग सोर्स उन्होंने इकट्ठा करके ये कहानी बनाई है दास्तान। एनी ने भी दास्तान लिखी है, दास्तान जलिया। एनी यू शुड शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट इट। तो दास्तान जलिया 2019 जो था वो 100 ईयर सेंटिनरी था जलियांवाला बाग के मैसेकर का, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए भी ये दास्तान लिखी गई। तो इसमें दास्तान में हमें एक नई तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है और वेरी डिफरेंट थिंग्स टू कम टुगेदर। मतलब इसमें हम मंटो से कहानियाँ लेंगे, कृष्ण चंद्र से कहानियाँ ली, फिर वो पूरा हिस्ट्री उसके अराउंड बिल्ड किया, एकेडमिक रिसर्च भी से भी मदद मिली, प्रोफेशनल हिस्टोरियंस की क्या नज़र है उसके बारे में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर हमें एक बहुत मशहूर बहुत बड़े हिस्टोरियन है शाहिद अमीन, उनकी भी मदद ली और उन्होंने हमें वो वाली कुछ कविताएं दी जो कॉलोनियल स्टेट ने बैन कर दी थी। तो वो भी ज़रूरी था कि वो समझना कि वो कौन सी कविताएं हैं जो कॉलोनियल स्टेट को जिससे डर लगता था, तो वो हमें मिली, वो इनकॉर्पोरेट की गई। तो अलग अलग सोर्सेस को जोड़ के दास्तान जो है वो बुनी जाती है। कई बहुत ज़बरदस्त पोएम्स उसके अराउंड लिखी गई हैं उस वक्त की के लोग जो लिख रहे थे, वो सब इनकॉर्पोरेट करके ये दास्तान बुनी गई। तो एक और दिलचस्प चीज़ ये है दास्तान गोई के रिवाइवल के बाद जो हुआ है वो है बहुत सारी औरतें इस फन को करना शुरू किए, जो पहले शायद इस तरह का सिचुएशन नहीं था जहाँ पे औरतें बाहर निकलती और दास्तानें सुनाती और दास्तान गो बनती। कहा जाता है कि जो हैरम थे, जो फेसेस थी, वहाँ पर औरतें कुछ अपने में दास्तान गोई किया करती थी। पर अब हमारे ग्रुप में काफ़ी सारी विमेन दास्तान गो है जो दास्तानें सुनाती हैं और इस पूरे ट्रेडिशन को वो अलग तरह से अप्रोच कर रही हैं और उसे एक नया डायमेंशन देने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर एक और हमारा नया प्रोडक्शन है जो हम जिस तरह की अभी एक बहुत ही रीसेंट प्रोडक्शन है जिस तरह की हम दास्तानें कर रहे हैं उसकी एक झलक और है राग दरबारी। आप लोगों ने सुना होगा, श्रीलाल शुक्ला की बहुत मशहूर किताब है ये। उस पर महमूद सर ने दास्तान लिखी है जो आपके सामने मैं प्ले करना चाहती हूँ, छोटी सी क्लिप उसकी। ओम फुसफुस, ओम फूटकार, ओम चीतकार, ओम मसरन, ओम इंगित, ओम इशारे, ओम नारे, ओम नारे, ओम नारे। तो हाज़रीन, जुल्मत को ज़िया, सरसर को सवा, बंदे को खुदा क्या लिखना। पत्थर को गुहर, दीवार को दर,
करगस को हुआ क्या लिखना। ऐ दीदावरों इस जिल्लत को किस्मत का लिखा क्या लिखना। वो जान का जिया पर कातिल को मासूम अदा क्या लिखना। होते हैं तो हो ये हाथ कलम, शायर न बनेंगे दरबारी। इब्लीस नुमा इंसानों की ऐ दोस्त सना क्या लिखना। जुल्मत को जिया सरसर को सवा, बंदे को खुदा क्या लिखना। पेश है दास्ताने रात दरबारी। देश रसातल में जा रहा है। अच्छा भैया, ये रसातल क्या चीज है, मुझे भी बता दो। क्या बताए? सरग नरक आकाश पताल रसातल सब अपने मन ही में है। भैया जो सब कुछ मन ही में है तो जाने दो देश को रसातल में, इसमें किसी का क्या नुकसान है। ना नुकसान की तो कोई बात नहीं है, हम एक बात कह रहे थे। भैया सभी लोग जब कुछ कहते हैं तो एक बात ही कहते हैं। अभी हमारा प्रेजेंटेशन का आखिर था। अभी वी वांट टू ओपन दिस प्लेटफॉर्म फॉर क्वेश्चंस। आपके कोई सवाल हैं, आपको कुछ कहना है? इसके पहले मैं एक गुजारिश करूं नुसरत और आइनी जी, कुछ लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किया हुआ है कि एक थोड़ी कोई एक दास्तान वो सुनना चाहते हैं। यदि आप सुना सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। छोटी ही सही, उसका कुछ मतलब 5, 7, 10 मिनट तक का कुछ हो। Do you want to चौबोली कंटिन्यू करना है? I'm okay with whichever one you want. ठीक है, so you pick up from where I left. Fine. तो हम चौबोली का और चौबोली सुना देंगे। टाइम तुम अपना कंप्लीट कर लो। अब लेकिन ठाकुराइन भी की किस्मत में अब क्या था? यही था कि घूंघट काढ़ के चुपचाप अपने शौहर के पीछे पीछे चलें। तो हाजरीन, हुआ यूं कि एक दिन पूस का महीना था, जाड़े की कड़कड़ाती ठंड थी और पूर्णिमा का चांद अपने पूरे आबोताब के साथ जलवागर। ठाकुर साहब अपने रंग महल में दाखिल हुए। निखरी निखरी चांदनी देखकर उनके मन में एक मासूम सा ख्याल आया कि हाय, इस चांदनी रात में अगर नथ से तीर निकाले जाए तो क्या ही अच्छा। अब ख्याल आ ही गया था तो ठहरना कैसा। लपक कर नीचे ठकुराइन के पास गए और अपने मन की मंशा जाहिर की। ठकुराइन बेचारी जो लिहाफ में दुबकी हुई थी, ये सुनकर और अंदर दुबक गई। ठाकुर साहब अमक कर कहने लगे, क्या बात कर रही हो, खौफ दिखा रही हो? तुम इतने बड़े ठाकुर की ठकुराइन हो, तुम खौफ कैसे दिखा सकती? ठकुराइन ने मन में ख्याल किया कि माना दिन की रोशनी में इनका निशाना कभी नहीं चूका है, लेकिन ये तो रात है ना। भले ही चांदनी रात हो, मगर है तो रात। और चांदनी रात के नथ से तीर निकालने के लिए होते हैं। चांदनी रात होती है कि दिल दिल से गुफ्तगू करे, नजरें नजरों का शिकार करे, और ये मर्दुआ चांदनी रात में नथ से तीर निकालने की बात कर रहा है। आखिर उनसे रहा ना गया, बमक कर बोली, सुनो, मेरी मानो तो तुम अपना निशाना रोज चूक जाते हो। जिस दिन तुम्हारा ये तीर मेरे जिगर के आर पार हो गई, उस दिन अपनी मंजिल को पहुंचे। लेकिन हर बार की तरह ठकुराइन का ये व्यंग बाण भी ठाकुर साहब के सर के ऊपर से निकल गया। चमक कर कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोलती हो, उड़ो। हाथ पकड़ के उनका छत पे ले गए, एक तरफ खड़ा किया, 108 कदम दूर गिनकर खुद खड़े हुए और तीर जो कमान से छोड़ा कि वो सन करते हुए आया और नथ के आर पार हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 108 तीर उस चांदनी रात में ठकुराइन की नथ के आर पार हुए। आसमान में जितने तारे सितारे थे वो भी ठकुराइन की किस्मत का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन हाजरीन,
कौन कितनी दिन दिल का बोझा अपने सीने में दबा के रख सकता है। आखिर एक ना एक दिन तो उसे हल्का होना ही होता है। अब ठकुराइन सास रहा ना गया और उन्होंने कहा, जी सुनो, वो ठिकाने की मैनेजर की भतीजी आई थी, वो कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि अगर ना उसका शौहर उसकी नट से ना तीर निकाले ना, उसे घोड़े का चारा खिलवाएगी, अपने पैर का धोवन पानी पिलवाएगी, उसकी मुश्के कसवा के मसैरी के इर्द गिर्द के 7 चक्कर लगवाएगी। मैं नहीं, वो कह रही थी। अब जो ठाकुर साह ने सुना कि कोई उनकी इतनी मासूम सी हरकत का इतना बुरा मान सकता है, तो वो फौरन दमक के बोले और कहा, कहाँ है वो बदतमाश औरत? हम अभी जाएंगे, उससे ब्याह करेंगे और उसकी नट से 108 नहीं 208 तीर निकालेंगे। अब जब दिल में ख्याल आ ही गया था तो देर कैसा, फौरन घुड़सवार घोड़े पे बैठे और तकबक करते ठाकुर की कोठी के सामने जाके खड़े हो गए। अब जब ठिकाने के मैनेजर को पता चला कि ठाकुर साहब ठिकाने के मालिक आधी रात को खुद उनके घर के सामने आए हैं, तो पत्ते की तरह लरसते हुए उनके सामने गए और कहा, अरे हुजूर, हमसे क्या गुस्ताखी हुई। ठाकुर साहब कुछ न बोले, इधर उधर चहलकदमी करते रहे। और जो ठाकुर साहब के साथ उनके कुछ मुसाहिब आए थे, वो मैनेजर साहब को कोने में ले गए और भतीजी की सारी रुदात बयान कर दी। अब जो मैनेजर साहब ने ये सुना तो उनका चेहरा फक हो गया और कहने लगे, उस अपनी भतीजी को बुलाया और क्या कहा, बावली हो गई है क्या? बड़े लोगन के घर में जाके क्या उलझुल की बात करती है? लेकिन हाजरीन, हमारी भतीजी भी कमक के कहने लगी, इसमें क्या बड़ी बात कही मैंने, आप अभी मेरा इनसे ब्याह करवा दीजिए, मैं अपनी बात सच करके दिखा दूंगी। हाँ जी, हम आपको पूरी चौबोली तो नहीं सुनाएंगे वरना आप हमें सुनने नहीं आएंगे, पर हम आपको बस एक फ्लेवर देना चाहते थे। दास्तान गोई आमतौर पे हम लोग इस तरह से नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होती है, ऑडियंस उसमें रिस्पॉन्ड करती है, हम उसके बेसिस पे दास्तानें सुनाते हैं, काफ़ी कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ थोड़ा मजबूर हैं, इस वजह से हम लोगों ने इस सेटअप में आपको सुनाया है। तो ये बस आपको एक झलक दिखाने के लिए हमने ऐसा किया। अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, वो अब आप पूछ सकते हैं। मैम, मेरा नाम डायना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आई एम अ टीचर, so how I can use this Dastane-e-Goink in my teaching? Because it's a very interesting and I would love to teach them and learn with. It's really impressive. So, can we know some tips about how to teach students? We do conduct workshops with kids, and it's also a form of theater. So theater in itself is a very interesting way in which children learn. And learning to me is not just ये पढ़ाना है, ये टॉपिक कवर करने हैं, ये दास्तान मतलब उसका अपना सीखने का एक चीज़ है। फिर हम लोग क्योंकि वो भी करते हैं, हमने हिस्ट्री भी इंक्लूड की है। जैसे दास्तानी जलियाँ जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में है और उसके अराउंड है, तो एक कोलोनियलिज्म की हिस्ट्री आपको पता चल रही है और बहुत एकेडमिक सोर्सेज भी इस्तेमाल किए हैं उसमें। और जलियाँ तो हमने काफ़ी स्कूल्स में और कॉलेजेस में परफॉर्म की है। फिर बच्चों को मंटो भी मतलब यू गेट अ फ्लेवर ऑफ मंटो, लिटरेचर से आपको अवेयर करवाती है। तो किस तरह का लिटरेचर है, तो अपने आप में एज एन इट कैन बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस, आई एम होपिंग। मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे ख्याल से मोर इम्पोर्टेंट है वर्ड्स में दम होना चाहिए और एक एक्सप्रेशन और आपके अंदर के भाव जो फील कर रहे हैं आप वर्ड्स को, वो एक्सप्रेसिव होना चाहिए। दैट इज द थिंग इम्पोर्टेंट व्हिच आई फील दैट। इज दिस सो? जी बिल्कुल। आप लोग सब कैमरा अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, इस समय वीडियो ऑन रखिए तो अच्छा रहेगा।
हाय नुसरत जी, आई एम शालिनी पांडे फ्रॉम भोपाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि दास्तान गोई का जो कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं, इसकी अपनी एक मेथोडोलॉजी है जो कोई लर्न करेगा, या सबके अपने कहानी कहने का जो तरीका होता है उसे ही दास्तान गोई का नाम दे सकता है वो? नहीं, देखिए, दास्तान गोई का एक फॉर्मेट होता है। दास्तानें जो है वो कहानियों से बहुत अलग होती हैं। दास्तानें लंबी होती हैं, जो बहुत, मतलब जैसा हमने बताया तो पहले कई कई दिनों तक सुनाई जाती थी। जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया ये तो बहुत स्निपेट्स हैं। हमारी भी जो दास्तानें होती हैं कुछ 1.5 घंटे की, कुछ 2 घंटे की है। काफ़ी लंबी दास्तानें होती हैं। कहानियाँ जो होती हैं वो कंपेरेटिवली छोटी और एक पोर्शन होती है। दास्तान की खूबी ये है कि इसके फॉर्मेट में हम कहानियों के अंदर की भी कहानियों तक चले जाते हैं और वो फिर किस तरह से उसे बांध के पूरा ऊपर आते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस होता है एक। तो हर तरह की स्टोरी टेलिंग दास्तान गोई नहीं होती है, वो अलग अलग, फिर वो उस तरह की स्टोरी टेलिंग की भी इंडिविजुअलिटी मैटर करती है, जैसे दास्तान गोई। तो क्या इसको सीखा जा सकता है? मतलब आप क्या ट्रेन भी करते हैं लोगों को दास्तान गोई करने के लिए? जी बिल्कुल, हम लोग वर्कशॉप्स लेते हैं और उसी के थ्रू हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स। लेकिन इट्स समथिंग जो मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम ओवर इयर्स, दैट यू नो that it needs a kind of commitment to it. So matlab we do workshops, but we would encourage people, you know, to stay in touch and work for riyaz roz ka us tarah se, matlab it's a year, matlab it's a lifelong process, and Nusrat and I are still you know, learning, and there's a long way to go. So it has to be a longer association. Okay, definitely. Thank you so much. Thank you. I wanted to ask, I'm Anjali Narona. I've been working in Eklavya. 2 questions. What are the identifying features? या भी आपने कहा कि दास्तान लंबी होती है, क्या केवल लंबा होना फर्क है या और कौन-कौन से चीजों में फर्क होती है? ये एक सवाल था। दूसरा, ज्यादा रुचि इसमें होगी जो आपने जलियां की बात की या दास्तान सेडिशन की बात की, बुआ तो अम्मा बाहर गई हैं। किसी वाक्य, अम्मा बाहर गई हैं बुआ। किसी इसमें जो इशू को दास्तान में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी शुक्रिया। देखिए, लंबा एक एलिमेंट है, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। मतलब एक कहानी, कई कहानियाँ उसके विदिन होती हैं। वो आपको, मेरे लिए तो वो मुझे स्पेस देती है मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल कहानियों को एक साथ बांधने की। तो इट्स अबाउट कंपाइलिंग थिंग्स इन अ मैनर। तो वो कंपाइल करते हैं, पोइट्री को ला रहे हैं हम, ऐसी चीज़ों को ढूंढा हमने हिस्टोरियन से बात करके कि वो कौन सी कहानियां हैं जो कॉलोनियल स्टेट ने बैन की, तो उनको हमने मंटो के साथ इनकॉर्पोरेट किया। फिर उस वक्त कृष्ण चंद्र क्या कह रहे थे उसके बारे में, उसको हमने जोड़ा। तो वो दास्तान हमें वो स्पेस दे रहा है जहां हम मल्टीपल चीज़ों को साथ में बांध सकते हैं। और जहाँ तक आपने, आई होप आई हैव आंसर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। एंड द अदर थिंग इज कि जी हम लोग जो हैं वो इन टॉपिक्स पे भी लिखते हैं। वो सेडिशन जो है वो विनायक सेन के फार्सिकल ट्रायल के ऊपर बेस्ड है, तो उससे हमने, मैं पूछ रही थी वो प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि एक न्यूज आइटम से अलग होके उसको एक दास्तान में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है? सेडिशन के लिए आप पर्टिकुलरली? सेडिशन या जलियां, दास्तान जलियां, एलिस तो खैर है ही अपने आप में एक अलग तरह की दास्तान। तो उसमें तो कैसे आप एक टीम काम करती है, क्या उनमें किस किस तरह के स्किल्स थोड़े होते हैं या रुचियां होती हैं, किन लोगों से कंसल्ट करते हैं, इस तरह की बात? इट्स अ वेरी रिसर्च इंटेंसिव प्रोसेस, एज इन हम लोगों को चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं। मैं जलियां की बात ज़्यादा कर पाऊंगी क्योंकि जलियां मैंने लिखी है। तो यही है कि हमने एक अंडरस्टैंडिंग तो हम सब में है कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ, लेकिन ये ढूंढना कि मंटो उस वक्त क्या लिख रहे थे, कृष्ण चंद्र क्या लिख रहे थे, और कवि जो हैं वो उस बारे में क्या लिख रहे थे, आम लोग क्या समझ रहे थे,
तो काफ़ी इंटेंसिव रिसर्च का प्रोडक्ट होती है दास्तान, और ज़बान का भी ख्याल रखना होता है कि वो इंटरेस्टिंग भी रहे, एक इमोशंस भी उसमें वो हों। फिर पोएट्स की फिर उस वक्त पोएम्स जो थी उस वक्त नज़में लिखी गई, तो इन सब को जोड़ के रिसर्च इंटेंसिव था पूरा प्रोसेस। और हमारा क्योंकि टीम है, अगर मैंने लिखा तो आई हैव टू go present it to them, incorporate their ideas, their suggestions. Nusrat was my partner. I was always telling her, asking for her feedback. So in that sense, it's at one point it's a very collaborative exercise as well, and we help each other with our sources, with our research material, with our suggestions and feedback. So that has been the process for me to write this. Thanks. Thank you. Hi, I'm Tejasvi, and I really liked your performance. And my question is that when you narrate the Dastan Goi, whose perspective is it from? Like, is it from a character's perspective, or is it just a narration mostly? I think it's both. It's a balance of both. Majorly we focus our energies on narration because जो audience होती है उनकी imagination पे बहुत कुछ depend करता है. तो we try to connect with the audience at that level कि वो हमारे साथ साथ imagine करे जो story maybe same imagine ना करें, उनके characters अलग दिखेंगे हमारे characters से, पर वो उस तरह की imagination जो churn करता है दिमाग में, वो नरेशन से ही आते हैं. डायलॉग्स बीच बीच में हम डालते हैं ताकि वो इंटरैक्शन दिख सके, दास्तान और अच्छी बन सके, पर प्राइमरीली वो नरेशन फोकस होता है. Also, I have another question. That how has this theater style affected you as people, as human beings? Well, I don't know. I'll let Ani answer that question because हम दोनों का काफी personal. For me, it's just become a way of my life now. The kind of patience, the kind of concentration, the kind of presence of mind that I've developed is because of this art form, because I've been engaged with it. And it's not just about performance anymore. It's about having that knowledge. It's about having that connect. It's about understanding what you are saying and believing in it. So वो बहुत सारे level पे personally as human beings, we've been affected. Sure, it does. I'm sure it affects different people very differently, but I think it helps you mentally as well. As in, I'm happy because of Dastan Goi, if that is something. I like that sense of achievement. Sometimes Dastan Goi is that in that moment we all need that. So it has provided me with that sense of calm and happiness. And in this otherwise weird world that we live in, so surviving Corona, surviving so many other things, I'm sure we all have we have our experiences, but it has helped me be survive. So yeah, for me it's that. तो मेरा एक सवाल था. जी सर. हाँ, मैं मनोज निगम हूँ और एकलव्य से हूँ. तो एक तो आपने पहले बोला कि दास्तान गोई काफी हेलो जी जी. हाँ, आपने जैसे कहा कि दास्तान गोई काफी इंटरेक्टिव होती है और मैंने भी जितना सुना है तो काफी इंटरेक्शन रहा है. तो एक तो नए दौर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि दास्तान गो के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और नए माहौल में कुछ मौके भी हैं क्या जो आप लोग देखते हैं? देखिए, चुनौतियां तो हैं, वो तो मतलब दैट्स अ होल पार्ट और पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस, पर वो किस तरह से दास्तान इवॉल्व हो रही है वो उसका भी एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है. ये पूरा ट्रेडिशन किस तरह से फिर और इवॉल्व होता है, नेक्स्ट लेवल पे जाता है, वो सब उसका हिस्सा है. तो हाँ, चुनौतियां हैं, पर वो मतलब जैसा कहते हैं रुकना नहीं चाहिए, तो हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं. हम लोगों ने अपने अपने
थोड़े बहुत इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं ऑनलाइन एंगेज करने के, लोगों से बातचीत करने के, कॉन्वर्सेशंस के जरिए, छोटे छोटे दास्तान तो उन्हें नहीं कहेंगे पर छोटी छोटी इंसिडेंट्स हैं जो हम चाह रहे हैं कि हम लोगों तक जिस चीज़ पे उनसे बात करें। तो हाँ, थ्रू एंगेजमेंट इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू मेक दिस आर्ट फॉर्म थ्राइव इवन इन करंट टाइम्स। We had a meeting yesterday with our team, and I was thinking, otherwise the set of the Dastan Goi is such that it can travel. We can travel with Dastan Goi to different parts. So, we do not necessarily need huge sets. We can perform it just about anywhere. So that has been, it was there in the back of our, people, Anusha Razin, Mahmood Faruqi, while they were designing this concept. So that was there, but now we have Corona, and now we again have to, think about reaching out to people in a different manner altogether. So yeah, we're talking. We would want to, work out something. So we're thinking we'll have shorter stories, not necessary. So they're not dastans per se, but something has to come out of it. हेलो नुसरत जी, आइनी जी। जी सर। हाँ नमस्ते, मैं अंकित मेरा नाम है और मैं भोपाल से हूँ, विहान ग्रुप से। मुझे आपसे ये सवाल है, मतलब दोनों से ही है लगभग, कि जब आप दास्तां मतलब प्रस्तुत करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उस समय में आपको ये भी समझ में आ रहा होता होगा कि प्रस्तुति कहाँ झोल खा रही है, कहाँ पर ठीक जा रही है। तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है परफॉर्म करते समय, कि वो पिच है आपकी या ऑडियंस से इंटरेक्शन बना रहे, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको दास्तां परफॉर्म करते समय हमें ध्यान में रखना होगा? देखिए, रिहर्सल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस एस्पेक्ट में, जिसमें हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि हमारी पिच कितनी होगी, हमारी वॉल्यूम कितनी होगी, हम कहाँ पे ऑडियंस के साथ एंगेज करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। ये सब थोड़ा सा प्लानिंग और काफ़ी रिहर्सल लगती है इन सब में। और वो वक्त के साथ साथ रिहर्सल करते करते आई थिंक नेचुरली एक पॉइंट पे आपको समझ में आने लगता है कि आप कैसे दास्तान सुना रहे हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट भी दास्तान की जो बात है कि मतलब आप ऑडियंस से एंगेज कर रहे हैं, मतलब आप वो कांस्टेंट एंगेजमेंट रहता है, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि उस वक्त भी हमें क्या करना है। क्या बच्चे हैं तो ज़्यादा थोड़ा वी हैव टू बी लाउडर इन आवर वेज, और यू हैव टू calm ourselves down. So yeah, we have to keep those things in mind in that moment. But having, as Mr. said, rehearsed it gives you the confidence to be aram se and try and be okay on stage and innovate a little bit. So yeah. Thank you. और कोई सवाल की? बिफोर वी प्रोसीड, मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। हेलो जी, प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। हमारी ऑनलाइन जो लिंक्स हैं उससे आप और जो है हमारे बारे में जान सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हैं हम दास्तान गोई कलेक्टिव नाम से, और हमारी वेबसाइट भी है dastangoyi.com, जिसपे आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। और हमारा ब्लॉग है womendastangoyi.wordpress.com पे। इसके अलावा 2 किताबें हैं दास्तान गोई पे जो महमूद फारूकी साहब ने लिखी है, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। उन किताबों का नाम दास्तान गोई है। इन सब के ज़रिए आप और जो डिटेल्स आप जो पूछ रहे हैं उसके बारे में आपको पता चल सकता है। हेलो हेलो जी जी, हेलो जी सुनाई पड़ रहा है, आप पूछिए, अपना नाम बताइए, पूछिए। हाँ, मैं सुनील अवसरकर भोपाल से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार प्रस्तुति रहती है आपकी, लाइव ही मैंने सुनी भोपाल में। ऐसा दास्तान सुनना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बैठे हम सब लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। पर क्या और सब चाहते होंगे कि हम भी दास्तान सुनाएं, तो ऐसा क्या नेचुरल गुण किसी में होना चाहिए जो इस कला में आगे बढ़ सके आपके साथ? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया।
एक नैसर्गिक गुण होना चाहिए व्यक्ति में। सुनाने की कला एक अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखती है। एक्ट करके कुछ किस्से जोड़ के कुछ नए लगा के या उनको, तो उसमें ऐसा कौन सा क्वालिटी होना चाहिए नैसर्गिक? आई थिंक चाह होनी चाहिए सुनाने की। अगर आपके दिल में चाह है और आप मोटिवेटेड है सुनाने के लिए, तो आप अपनी दास्तान क्यों नहीं सुनाएंगे? जी हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारे भोपाल शहर में चबूतरों पे बहुत बैठे लोग मिल जाएंगे तमाम दास्तानें लिए हुए, और वो दास्तानों से ज्यादा बतौले जिसको बोलते बाजी हैं। बड़ी फेमस थी सुनील जी, भोपाल की पटिया बाजी। उसमें दास्तानें सुनाई जाती थी, और आज भी कुछ लोग हैं जो बड़ी दास्तानें सुनाते हैं। आगे बढ़े? जी बिल्कुल। और कोई और सवाल या इस सेशन के बारे में कोई और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? सर थैंक यू सो मच। हेलो। जी। हाँ, मैं समीरा हूँ भोपाल से। मैं यही कहना चाह रही थी एनी एंड नुसरत को कि इट वाज वेरी थेरेप्यूटिक। इतना अच्छा लगा, वी वर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। और मैंने पहली बार सुनी है, टू बी वेरी फ्रैंक, और मैं चाहती हूँ इसका हिस्सा बनना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझ में वो क्वालिटी है जो आप लोगों में है, बट कैन आई डेवलप दैट? कैन आई इनकॉर्पोरेट ऐसी चीज कर सकती हूँ मैं अपने अंदर जो मैं ये कर सकूँ? और मुझे कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि मुझ में आई डोंट थिंक आई हैव टू वर्क ऑन दैट अ लॉट, आई थिंक। बिल्कुल, आप बिल्कुल दास्तान को बन सकती हैं। आपको मतलब ऐसा कुछ चाहिए नहीं होता, ऐसा कोई गुण नहीं है जो लेके आनी और मैं पैदा हुए। सब कुछ हमें यहाँ पे बिल्डअप करना पड़ा है। इनफैक्ट मैं तो थिएटर बैकग्राउंड से थी भी नहीं बिल्कुल भी, और ये पहली बार, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद थिएटर। सो आपका बस डेडिकेशन है जो चाहिए होगा, और आप मतलब you need to read, you need to follow, you need to see other dastan goes, you need to interact with them, you need to see other performances, और फिर जब आपको लगेगा कि मतलब आप में उतनी कैपेसिटी आ गई है कि आप इस आर्ट फॉर्म को, If you have the time and the energy, Yes, it needs okay. investment. It needs investment. If you All right, have the dedication. time, invest Okay. in that. थैंक यू। बट मेरी एक विश है कि जब मैं थोड़ी लायक बन जाऊं तो मैं आप लोगों का हिस्सा बनूं। बिल्कुल। आप इनफैक्ट आप सबसे पहले हमारा हिस्सा बन जाइए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके आप ऑटोमेटिकली हमारा हिस्सा बन जाइए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। समीरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बढ़िया सवाल किया था। मेरी भी ख्वाहिश है, मैं इनसे पहले गुजारिश कर चुका हूं कि मैं भी कुछ सीखूं। और मैं एक चीज बता दूं कि जो लोग को लग रहा है कि क्योंकि मैं इनसे जब तक बात कर रहा था पहले, तो लोग बहुत हौले से बात करती थी, बहुत धीरे से, तो मैंने इनसे, ये दोनों लोगों से मैंने पूछ ही लिया कि आप लोग दिल्ली की तो नहीं लगती हैं। तो इनने खुद कबूल दिया कि ये लोग दिल्ली की नहीं है, लखनऊ की है मूलतः। तो उनके लहजा जो है, इनकी जुबान में जो लहजा वो खास सारा था। मुझे थोड़ा सा फख्र भी हुआ कि मैं भी लखनऊ के पैदाइश हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन अब तो अपन भोपाली है, खैर वो कोई बात नहीं। तो ये और देखिए जो परफॉर्मेंस ये लोग जब दे रही थी, तो बिल्कुल इनकी बुलंदी पे आवाज और पूरा अंदाज, तो ये मेरे ख्याल से अब सुषमा दीदी हैं। दीदी समापन करें? सुनील भाई जी बोलिए मनोज जी। हाँ, एक चीज और मतलब मन में आ रही तो बोल दूं। कल रात को वो फिल्म देखी किताबो गुलाबो ने, क्या गुलाबो सिताबो, हाँ है ना। तो आखिरी तक मैं लखनऊ ढूंढता रहा, नहीं मिला मुझे, लेकिन आज मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों को। मजा आ गया। एक और बात ये पूछनी थी कि जैसे दास्तान गोई एक स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का, भोपाली लहजा, किस्से, और जैसे आपने कहा बतौले बताने का, वो भी मशहूर है।
तो क्या हम भोपाल में अगर एक कलेक्टिव, एक शायद हैं जो मैं भूल रही हूँ, राशिद वाले भाई वाले फैमिली, जहानुमा वाली फैमिली से एक उन्होंने सीखा भी है दास्तान वो गोई। सोनिया मैडम के साहबजादे सोनिया हैं, मैडम, फैजल। हाँ, उनके बेटे। मैं नाम भूल रही हूँ। फैजल। तो यहाँ कुछ जैसे आजकल फ्यूजन फूड और हर चीज के स्टाइल में एक नया तरीका वो होता है, तो हम एक भोपाली दास्तान गोई नहीं शुरू कर सकते अपने स्टाइल से? आपके सहयोग, मतलब जिसमें कुछ ओरिजिनल भी हो और कुछ अडेप्टेड भी हो और हमारे यहाँ का फ्लेवर हो, हमारे भोपाल के बिल्कुल ताल हम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग काफी कोलैबोरेट करते हैं और वो प्योरिस्ट वो नहीं है, आई एम श्योर इट्स बहुत ही खूबसूरत भोपाली अंदाज भी और वो जबान भी होगी। हम जरूर उनसे उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, उससे सीखना चाहेंगे उनका जबान, लहजा, उनके इतना आई एम श्योर जो चौबोली में आप अगर आगे सुने तो वो ओरल कहानियां हैं, तो हम सब ने वो सुनी हुई हैं, कोई ऐसी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, ये है ये है, तो बहुत जबानें भी आपस में बातें करती हैं, तो वी लव इफ वी कैन कम अप विद समथिंग लाइक दैट। और ये दास्तान गोई भी जो ये जो फन है, ये भी मतलब अलग अलग एलिमेंट्स जोड़ करके ही बना है। तो मतलब भोपाल से भी एलिमेंट्स है अलग अलग, तो ऐसा एकदम एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है जैसा आपने बताया। बढ़िया, थैंक यू। ये एक रिश्ता फिर शुरू होगा भोपाल और लखनऊ और दिल्ली का, तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे एक चीज जो आप भोपाली बोल रही ना, भोपाली जो ओरिजिनल भोपाली दास्तान है वो बड़ी नॉन वेजिटेरियन है, तो वो उसको इतना परफॉर्मेंस ठीक है, खैर वो भोपाल का लहजा और वो भोपाल के जैसे लोग बात करते हैं। मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको, जैसे उनका अतिशयोक्तिपूर्ण कहना ऐसा कि अरे पानी तो ऐसे बरस रिया था कि मछलियां ऊपर चढ़ने लगी, मतलब इस तरह की बातें बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं और एकदम मजा आता है उनके सुनने में। तो ये सेशन की खास बात एक और है कि एक स्टोरी टेलर इसमें कुछ समय के लिए जुड़ी थी, उनका सेशन था बाद में, इसलिए वो गुजारिश करके निकल गई, लेकिन इस सेशन और इसकी सफलता देख के उन्होंने खुद अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है कि वो शी वुड लाइक टू टेक ए सेशन फॉर अस ऑन स्टोरी टेलिंग, स्पेशली जो डायना जी ने सवाल किया था कि टीचिंग यूज ऑफ स्टोरीज इन टीचिंग, स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग यूजिंग पपेट एंड सम गैजेट्स, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा, मैंने ठीक से पढ़ा भी नहीं अभी इसको, और ये उन्होंने पूरा उसमें मतलब इच्छा जाहिर करी है। और एक और स्टोरी टेलर हैं, दिल्ली से ही हैं, उनका भी एक मैसेज आया है कि उन्होंने भी ग्रीट किया है, कितना बढ़िया आपने सेशन किया है। तो अंजलि जैसा आप बता रही है भोपाल से रिश्ता जोड़ने का, इनफैक्ट हम लोग को ऑलरेडी रिश्ता है। हमारे जो आपको पहली वीडियो क्लिप दिखाई थी जिसमें राणा थे, वो खुद भोपाल से और वो वहाँ की दास्तान वो, तो वो आपके ही शहर से है। अरे वाह, बढ़िया। नुसरत जी, राणा भाई दरअसल जबलपुर से हैं, उन्होंने थिएटर हबीब साहब के साथ किया भोपाल। जी जी जी, वो राणा भैया, हाँ, पर वो भोपाल का कनेक्शन हमारा जो है राणा भाई के साथ बना हुआ है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आए और सभी लोग इतने मौजूद रहे। आईनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नुसरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बेहतरीन सेशन दिया, इतना बेहतरीन आपने समा बांधा और हम लोगों को और दास्तानों के लिए सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए प्रेरित किया। तो अब आपसे गुजारिश एक तो ये है कि जब आपका ऐसे कोई प्रोग्राम हो तो हमको जरूर एक इत्तिला कीजिए, ताकि यदि ऑनलाइन कुछ हो रहा हो तो हम उसमें शिरकत कर सके। और या भोपाल आप लोग आते हैं कभी तो हम लोग को पहले से सूचना दीजिए, तो हम लोग आपसे मिलेंगे, आपके साथ वक्त बिताएंगे, आपकी दास्तान सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। और तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। यहाँ पे कई स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल की प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने स्कूल्स में इस तरह के सेशंस के लिए अपने प्रिंसिपल्स को मनाएं, प्रिंसिपल्स को समझाएं, और प्रिंसिपल साहिबा हमारे बीच में बैठी हुई हैं, वो खुद भी कंडक्ट करेंगी इस तरह के सेशन। हम शुक्रिया अदा। जी मैडम। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं अभी पूछने वाली थी कि अगर मुझे जैसे स्कूल में आप कह रहे हो कि आप सेशंस लेते हो, तो किस तरह से हम कांटेक्ट करें? तो जो आपने अभी हम लोगों को आपका ईमेल दिया था,
उस पर कांटेक्ट करना होगा या डायरेक्टली किस तरह से हम तो कांटेक्ट एनी आपके साथ लिंक्स शेयर कर देती हैं चैट बॉक्स में। जी ठीक है। जो हमारी ईमेल आईडी है मैं अभी इसमें यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको एक्सेस हो। और आप हमारे फेसबुक पेज पे बहुत रिस्पॉन्स और करें। आप सुनील सर से हमारा नंबर ले सकते हैं, नुसरत या मेरा, तो हम डायरेक्टली भी अगर आपको इस तरह का कुछ प्लान करना है तो आप कर। जी जरूर, थैंक यू सो मच। और आखिर में हम अपनी सदाबहार सहयोगी रितिका जी का आभार व्यक्त करते हैं कि रितिका जी के सहयोग से, क्वालिटी कंप्लायंस बेंगलोर के सहयोग से हम लोग इतना स्मूथ। कल मुझे एक ने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, मैं उसके लिए बड़ा खुश हूं कि उन्होंने बोला आपके जो सेशंस सब चल रहे हैं वो बड़े स्मूथ चलते हैं, वो ब्रेक नहीं होते हैं, उसमें वो इंटरनेट का लोचा नहीं होता, ये नहीं होता। मैंने बोला तो बड़ी मेहरबानी है कि रितिका जी की इट्स हैपनिंग। नहीं तो वाकई मैंने कई सारे से, मैं पिछले जब से आईनी से बात हुई उसके बाद से मैं 3-4 स्टोरी सेशन टेलिंग सेशन अटेंड कर चुका हूँ छोटे छोटे। उसमें 15 लोगों से ज्यादा मुझे कभी कहीं दिखा नहीं कोई। 10-15 लोग, 6 लोग, 10-15 में से पता चला कि 6-7 लोग तो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग हैं। तो यहाँ पे अपने पास में बहुत बड़ी संख्या थी। हम लोग 78 लोग थे शुरुआत में, बाद में 1 घंटे बाद कम, अभी भी 50 लोग हम लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फेसबुक पे भी लाइव है, बहुत लोग फेसबुक पे भी हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अब हम लोग अगले सेशन, अगले कुछ नया इनोवेटिव कुछ और लेके आएंगे और फिर अगले संडे को आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सॉरी, आपको मुझे होस्ट बनाना होगा वापस। आपको मुझे होस्ट बनाना होगा वापस। जी जी Am I the host? हाँ ठीक है, चलिए। Thank you so much. It was actually a very wonderful session. मुझे बहुत ही मजा आया। I think they left already. चलिए, bye, take care. रितिका, I just wanted to tell you, मैंने जब आपका सेशन अटेंड किया था ना, मतलब this is nothing related to दास्तान गोई, पर मैंने उस कुछ स्क्रिबलिंग करके किया था and I really felt relieved out of it after that कि वो। और फिर मैं जब स्कूल गई, अभी मैं पिछले हफ्ते ही, हमारा जैसे बाकी लोग आ रहे थे तो मैं गई वहां पर स्कूल में, पिछले हफ्ते मैं गई थी यहाँ से। तो वहाँ मेरे जो एडमिन स्टाफ के लोग हैं, 5 लोग हम लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैंने ये चीज दिखाई और उनको बताया कि वो लोग भी इस चीज को करें। और आपका जो वो वॉल वाला था, राइटिंग वॉल, हाँ जी, मैंने बहुत प्रेज किया, वो बहुत एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू, दैट्स रियली वंडरफुल। एक्चुअली आप वो अपने स्कूल में भी कर सकते हैं। अभी बच्चों का आना तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर जैसे वो आते हैं, मैंने तो अभी ये भी सोचा था कि ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी में ही आई विल ट्राई आउट द सेम थिंग फॉर स्टूडेंट्स 6th अपवर्ड्स, स्टार्टिंग विद देम, और फिर उसके बाद में आई विल मूव ऑन विद द अदर्स कि शुरू करूं मैं इसको। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि आप लोग इसको सराह रहे हैं और इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू टू यू। वेलकम। ऑलराइट, हैव अ गुड इवनिंग। बाय बाय। बाय।